नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत और जर्मनी के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान संबंधी करार सहित कई अहम समझौते। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ के तहत स्वतंत्र नौवहन पर दिया जोर। भारत और जर्मनी के बीच दिल्ली में अंतर सरकारी परामर्श बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का लिया जायजा। पीएम ने वैश्विक तनाव और संघर्षों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बताया अहम। जर्मन व्यापार के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर का संबोधन। पीएम ने कहा, भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है भारत। शोल्ज ने भारत के साथ अधिक सहयोग की जताई प्रतिबद्धता। झारखंड में पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन पर्चे भरने का काम जारी। वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सहित कई दिग्गजों का नामांकन। चक्रवाती तूफान दाना के बाद ओडिशा में यातायात बहाली का काम जारी। सतर्क प्रशासन और तैयारियों के कारण कोई हताहत नहीं। और अभी एक खबर आ रही है सैन्य सूत्रों के हवाले से। देपसांग और डेमचौक के लिए विघटन समझौता 23 अक्टूबर को डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। इस महीने की 29 तारीख तक डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इस माह के अंत तक शुरू होगी सशस्त्र पेट्रोलिंग। समझौते के मुताबिक दोनों पक्ष 2020 अप्रैल से पहले की स्थिति पर लौट आएंगे। डिसएंगेजमेंट में सैनिकों और बुनियादी ढांचे की पूर्ण वापसी शामिल है। 23 अक्टूबर को ये डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। ये अपने आप में बड़ी खबर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ विस्तार से जानकारी? है मिलिट्री सोर्सेज ने वेडनेसडे को ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का ये मतलब है कि ट्रूप्स के साथ जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो परमानेंट हो या माफ कीजिए चाहे वो टेम्परेरी हो या सेमी परमानेंट हो, उनको भी हटाया जाएगा। ट्रूप्स, आपके साजो सामान सब प्री 2020 की जो पोजीशन है उस पे चले जाएंगे, दोनों तरफ, चीन और भारत दोनों। और ये समझौता सिर्फ डेपसांग और डेमचौक के लिए हुआ है। बाकी जगह जो हमारे डिस्प्यूट्स है चाइना के साथ, उसमें बातचीत हमारी जारी है। ये जो प्रक्रिया शुरू हुई सबसे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे स्टार्ट हुआ और इसकी जो निटिग्रिटीज है, जो फाइनल पॉइंट्स है, वो मिलिट्री कोर कमांडर्स लेवल पे उसको फाइनलाइज किया गया। 29 तक इस प्रक्रिया को पूरा करना है और उसके बाद यानी कि महीने के आखिर में आर्म्ड पेट्रोलिंग दोनों तरफ शुरू होगी। फिर से कोई आपस में स्कर्मिशेस ना हो जाए, इसके लिए ये ध्यान में रखा जाएगा कि साइमल्टेनियस पेट्रोलिंग ना हो और एक पेट्रोलिंग करने से पहले एक साइड दूसरे साइड को पहले से इंफॉर्मेशन देगी। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कंप्लीट 29 तारीख तक हो जाना है। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खासतौर से प्रधानमंत्री और चीन के डी जिनपिंग से जो बातचीत हुई उसके बाद एक बड़ा समझौता चीन के साथ हमारा हुआ है। और कल जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग में रक्षा मंत्री ने भी इसका खुलासा किया था। तो जाहिर सी बात है ये काफी बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ अभी ये डेपसांग और डेमचौक पे ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है उसके साथ साथ ही जो बाकी जगह ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल जो सेक्टर है जहां पर हमारे डिस्प्यूट्स है उस पर भी बातचीत जारी है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं बड़ा अचीवमेंट है। किन मायनों में रणनीतिक रूप पर इसको एक बड़ी सफलता भी कही जा सकती है?
जी, एक बहुत बड़ी सफलता है और खास तौर से हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से चीजें चल रही है, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे हमारी रक्षा नीति हो, उसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसका क्लाइमेक्स हुआ जब ब्रिक्स के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात की और उसके बाद ये अचीवमेंट हुआ है। बुधवार को ये कार्रवाई शुरू हुई है और इसका रक्षा सूत्रों ने खुलासा किया है और 29 तारीख तक इसको पूरा किया जाना है। और ये जो रक्षा समझौता हुआ है, इसके तहत जो प्री अप्रैल 2020 की जो पोजीशन है, यानी कि अप्रैल 2020 से पहले की जो पोजीशन थी, उस पोजीशन पे इन दोनों एरियाज में आप अपनी फौजों को वापस ले जाना है और अगर स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं तो उनको भी वापस विड्रॉ करना है। और ये प्रक्रिया इस महीने के आखिर तक कंप्लीट होके आर्म्ड पेट्रोलिंग वहां पर स्टार्ट होगी। बिल्कुल विशाल, जो 2020 की स्थिति थी वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे और इसके साथ ही जिस तरह से एक बड़ी सफलता इसे कहा जा रहा है और लगातार जो है प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि भारत जो है वो बुद्ध में विश्वास करता है और अगर विश्व को आगे ले जाना है तो युद्ध नहीं, बुद्ध जो है वो एक बेहतर विकल्प है, वही एक बेहतर सच्चाई है। उसको देखते हुए जिस तरह का वैश्विक परिदृश्य है उसको भी देखते हुए ये कितनी बड़ी जो अचीवमेंट लगातार आप कह रहे हैं उसको माना जाए? देखिए, ये बड़ी अचीवमेंट इसलिए क्योंकि ये भारत की कूटनीतिक विजय है और हम सब जानते हैं कि चीन और भारत खासतौर से दक्षिण एशिया के और एशिया प्रशांत महासागर के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और आज जर्मन चांसलर ने भी कहा कि जिस तरह से मध्य एशिया में स्थितियां बदल रही हैं, वहां पर जंग जारी है और यूक्रेन और रूस, इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित है और भारत और जर्मनी भी इससे प्रभावित है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका आह्वान किया कि आप ग्लोबल साउथ की आवाज है और हम चाहेंगे कि आप आए और इस के जो दोनों जंग चल रही है वहां पर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, पीसफुल सोल्यूशन के लिए आप कोशिश करें और पीस रेस्टोर हो। तो उसके मद्देनजर हमने जो चीन के साथ समझौता किया है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहां तक प्री 2020 की आपने बात की, इसकी अभी फाइनल डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन आज जो रक्षा सूत्रों से हमें खबर मिली है वो ये है कि डेप्सांग और डेमचौक के जो दो इलाके हैं, यहाँ से विड्रॉल स्टार्ट हो गया है बुधवार को और 29 तारीख तक इसको कंप्लीट कर लेना है। अगर कुछ देरी होती है तो 1-2 दिन की देरी हो सकती है, लेकिन इस महीने के आखिरी तक आर्म्ड पेट्रोलिंग दोनों तरफ से शुरू हो जाएगी। और ये जाहिर सी बात है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीन अगर अड़ जाता है किसी बात पे तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस लेवल पे बात की और 1-on-1 टॉक किया ब्रिक्स के अंदर, उसके बाद फिर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके बारे में बताया और कल हमारे रक्षा मंत्री ने इस बात का खुलासा किया और आज इसके और हमें डिटेल्स मिले हैं। हमें किस प्री अप्रैल 2020 की क्या पोजीशन थी और कितना पीछे जाना होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इन दो इलाकों के अंदर प्री 2020 की पोजीशन पे जाना होगा और इसके साथ फिलहाल ये एक इस वक्त की जो बड़ी खबर और एक बड़ी सफलता, अगर हम भारत की कूटनीति की भी बात करते हैं और सरकार के लगातार प्रयासों की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, साथ में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत जर्मनी सहयोग में विस्तार की दृष्टि से ये बैठक बेहद अहम है। अपने आरंभिक वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने भारत जर्मनी सहयोग में विस्तार को सराहा। पीएम ने द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने की दिशा में की गई पहलों का स्वागत किया। पार्टनरशिप के विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति हुई है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। प्रधानमंत्री ने विश्व तनाव, संघर्षों और अनिश्चितता का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ऐसे में भारत जर्मनी साझेदारी पूरे मानव जगत के लिए हितकारी है। क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। ऐसे समय में भारत और जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मजबूत एंकर के रूप में उभरी है। ये एक
ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं है। यह दो समर्थ और सशक्त डेमोक्रेसी की ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो वैश्विक जगत और मानवता के स्टेबल, सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में योगदान दे रही है। सातवें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के बाद दोनों देशों के बीच अहम सहमति पत्रों और समझौतों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और उसकी पारस्परिक सुरक्षा संबंधी समझौते, भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर रोड मैप का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच रोजगार और श्रम के साथ साथ एडवांस मटेरियल्स में अनुसंधान और विकास संबंधित सहयोग पर साझा घोषणा का भी आदान प्रदान किया गया। भारत और जर्मनी ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। साथ ही भारत जर्मनी हरित शहरी मोबिलिटी साझेदारी से जुड़े साझा पत्र का भी आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री रक्षा सुरक्षा के सहयोग पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के साझा कमिटमेंट पर दोनों देश निरंतर कार्यरत हैं। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ के तहत स्वतंत्र नौवहन की दोनों देशों ने बात की। साथियों, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय हैं। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने पर हम दोनों एकमत हैं। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि 20वीं सदी में बनाए गए ग्लोबल फोरम 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सहित अन्य मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जर्मन चांसलर ने संयुक्त वक्तव्य के दौरान रूस यूक्रेन के संघर्ष जल्द से जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। वहीं उन्होंने कहा फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष इसका भी समाधान होना चाहिए। वहीं उन्होंने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ होते संबंधों पर खुशी जाहिर की। 5 years ago, we created the strategic partnership between Germany and India. Our cooperation has become ever more trusting, solid and substantial. Growing together with innovation, mobility and sustainability. That is the motto of the 7th Indo-German intergovernmental consultations that have taken place today. It is a fitting motto because it illustrates the extent to which India and Germany both profit in equal measure, benefit in equal measure from this good and trusting cooperation. This is especially true for the field of economic ties. Germany has become India's most important trading partner in the European Union, and I'm determined to further strengthen and build on this link and cooperation. I have with me, as members of my delegation, a high-level business delegation that has seized the opportunity to engage bilaterally with India and its industry and business. 18वां एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने शिरकत की। जर्मन चांसलर ने अपने संबोधन में विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मजबूत सहयोग पर बल दिया। चांसलर शोल्ज ने कहा कि उनका देश भारत के साथ अधिक सहयोग का पक्षधर है। At our intergovernmental consultations
With India, we also want to deepen our cooperation on defense and agree to bring our militaries closer together. Our overall message is clear: we need more cooperation, not less. जर्मन चांसलर ने भारत जर्मन व्यापार सहयोग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों ही देशों को लाभ हुआ है। Yes, we must avoid one-sided dependencies, particularly in areas of strategic important critical raw materials and certain technologies, for instance. But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years. Relations that benefit both sides. जर्मन चांसलर ने संघर्षों के समाधान पर जोर देते हुए वैश्विक नियम कानूनों के पालन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और नियम आधारित समाधान पर जोर दिया। Korean Peninsula, the South and East China Sea all remain flashpoints of potential conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained. So my first message to all of you today is this: let us do whatever we can to bring about political solutions to these conflicts, solutions that are based on international law and the principles of the UN Charter. भारत दौरे पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में सरगर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में भाजपा की जीत को लेकर बीजेपी के नागपुर सीटों के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को ही चुनेगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पिछली बार भाजपा एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार आपको क्या चांसेस लगते हैं? फिर से भारतीय जनता पार्टी और युति मिलाकर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि लोग विकास के पक्षधर हैं, मोदी जी को चाहते हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम फिर से बीजेपी युति की सरकार बनाएंगे। इस बार राजनीति जो है वो अलग तरीके से है, क्योंकि काफ़ी कुछ बदला है पिछले दिनों। राजनीति के लिहाज से अगर बात करें, महायुति बना, महागठबंधन बना है वहाँ विकास का, तो इस बार क्या रणनीति रहने वाली है सर? देखिए, बहुत साफ है, कोई कहीं पर भी रहे पर लोग चाहते हैं महाराष्ट्र का विकास हो। तो विकास कौन कर सकता है? मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी तो महाराष्ट्र में भी विकास होगा। इसलिए विकास के लिए लोग भाजपा युति को ही वोट देंगे। तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि जो महायुति गठबंधन है उसको महाराष्ट्र की जनता चुनेगी, उन्हें जीत का पूरी तरीके से भरोसा है। और कहा है कि राजनीति चाहे जिस तरफ हो, लेकिन विकास का जो मुद्दा है, विकास की जो राजनीति भाजपा लगातार करती आई है, महायुति उसी को आगे बढ़ा रहा है। कैमरामैन नमोल मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, नागपुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर साउथ वेस्ट सीट से नामांकन दाखिल किया। इससे पहले फडणवीस ने समर्थकों के साथ संविधान चौक से जिला मुख्यालय तक रोड शो भी किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन करने के लिए जा रहे हैं और ये उनकी जो रैली है, इसमें काफिला जो है वो लगातार इस रोड शो में देखने को मिल रहा है। काफ़ी हुजूम, काफ़ी जोश भाजपा के कार्यकर्ताओं में और महायुति गठबंधन के जो भी तमाम जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर की दक्षिण पश्चिमी सीट से 3 बार लगातार जो है विधायक रहे हैं और कुल 5 बार उन्होंने जो है वो चुनाव जीता है नागपुर से। इसके साथ ही उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो महायुति जो गठबंधन है उसको कैसे एक बड़ी पार्टी के रूप में इस बार जो विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र के उसमें लेकर के आते हैं और सत्ता तक पहुंचाते हैं। पिछली बार जो घटनाक्रम घटित हुए राजनीतिक महाराष्ट्र में, उसके बाद से यहाँ पर सियासत जो है वो एक अलग ही मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। लेकिन उस बीच भाजपा को भी पूरी तरीके से उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस जिस प्रकार से यहाँ पर भाजपा को एक बड़ा चेहरा है वो उनको एक बड़ी जीत दिला सकेंगे। और फिलहाल
वो अब है जो आज वो नामांकन कर देंगे। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, वो भी आज उनको भी नामांकन करना है। इसके साथ तमाम जो बड़े नेता हैं अब नागपुर शहरी सीट के, वो भी आज अपना नामांकन करेंगे। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नागपुर। महाविकास अघाड़ी में अब तक 85 सीटों का फॉर्मूला तय किया था। हालांकि बची हुई सीटों पर अभी तक फैसला हो नहीं पाया। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कहना है कि महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का टकराव लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों को कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी जिन्हें महाराष्ट्र की नहीं कुर्सी की चिंता है। अभी से इतने झगड़े हैं तो उसके बाद पूरे महाराष्ट्र को बचाने और संभालने का जो संकल्प लिया है, उस दरमियान वो कितना झगड़ा करेंगे इसका भी अंदाज लगाया जा सकता है। तो महाविकास अघाड़ी एक बहुत ही बिखरा हुआ संगठन, बिखरी हुई अघाड़ी, जिसकी गाड़ी कहीं जाकर के अटक गई है। ऐसे महाविकास अघाड़ी को रोकना चाहिए। ऐसे महाविकास अघाड़ी को किसी भी हाल में महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के मतदाता, महाराष्ट्र के सूफी मतदाता कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र की चिंता नहीं है, इन्हें महज अपने लिए कुर्सी की चिंता है। एनसीपी अजित पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ेंगी। वहीं दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में है। दिवंगत पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के आज एनसीपी अजित पवार गुट में वो शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे मौजूद रहे। इस अवसर पर जीशान सिद्दीकी ने कहा कि धोखा देना कांग्रेस के स्वभाव में है। आपने देखा महाविकास अघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास अघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर इनके तो फितरत पे ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझको भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम बांद्रापुर में जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे बांद्रापुर में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रापुर। झारखंड में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। नामांकन का काम जोरों पर है। इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा की जीत का दावा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के साथ साथ आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों को न्याय दिला सकती है। सुनिश्चित है। झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब को न्याय दे सकता है। दूसरा कोई पार्टी नहीं है। बहुत अच्छा। 81 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही जीत का विजय सुनिश्चित है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आजसू प्रमुख और सिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार सुदेश महतो ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सिल्ली की जनता का धन्यवाद देता हूं। साथ ही अगर जनता ने अपना समर्थन दिया तो विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में ताज़ा समाचार मिलने तक 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड को पहला झटका डेवॉन कॉनवे के रूप में लगा, जो 17 रन बनाकर आउट हुए। कीवी टीम का दूसरा विकेट विल यंग और तीसरा विकेट
रचिन रविंद्र के रूप में सामने आया। यंग को अश्विन ने 23 पर एलबीडब्ल्यू किया, जबकि रचिन रविंद्र को वाशिंगटन सुंदर ने 9 पर बोल्ड किया। वाशिंगटन सुंदर का कमाल जारी रहा और उन्होंने डेरिल मिचेल और कप्तान टॉम लेथम को भी पवेलियन की राह दिखाई। टॉम लेथम 86 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले आज भारत की पहली पारी लड़खड़ा गई और टीम सिर्फ 156 रन पर सिमट गई। इस तरह न्यूजीलैंड को पहली पारी के आधार पर 103 रन की बढ़त हासिल हुई। भारतीय टीम ने आज पहली पारी में 16 रन से आगे खेलना शुरू किया। शुभमन गिल 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कोहली 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यशस्वी जायसवाल भी 30 रन बनाकर आउट हुए। भारत के विकेटों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी रहा और टीम 156 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से मिशेल सेंटनर ने 7 विकेट हासिल किए। न्यूजीलैंड ने कल अपनी पहली पारी में 259 रन बनाए थे। डेवोन कॉनवे ने 76 रन और रचिन रविंद्र ने 65 रन बनाए। भारत के लिए सुंदर ने 7 विकेट और अश्विन ने 3 विकेट लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।